हेलो गाइस, मैं बीनू आपकी हिंदी टीचर फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, आपका अपना चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में। इसका टॉपिक है समास। देखिए ये समास जो है ये ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो ये समास से क्वेश्चन आता ही आता है, ये निश्चित है। हिंदी विषय से यदि पेपर में प्रश्न आया तो समास टॉपिक से समास हुआ, संधि हुआ, कारक हुआ, ये सब जो टॉपिक हैं उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम जान लेते हैं समास के बारे में। समास क्या है? देखिए फ्रेंड्स, समास जो है आप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कैसे, देख लेते हैं। पहले समास का अर्थ जान लेते हैं। होता है संक्षिप्त। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। अब देखेंगे कौन दो शब्द हैं जिससे मिलकर समास बना है। सम धन आस बराबर समास होता है। अब सम का अर्थ होता है संपूर्ण और आस का होता है आशय। ये संपूर्ण आशय, ये समास जो है आपका शब्द निर्माण करने का एक माध्यम है। क्या है? शब्द निर्माण करने का एक माध्यम है। विद्वान जो थे वो शब्द निर्माण करने के लिए कुछ शब्द बनाए हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं देख लेते हैं। पहला है समास, दूसरा है संधि और तीसरा है उपसर्ग, चौथा है प्रत्यय। ये चार शब्दों से शब्द निर्माण किया जाता है। इन्हीं चार शब्दों से शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे शब्द निर्माण, अब समास में क्या होता है? पद होता है। क्या जो शब्द बनते हैं वो पद के मेल से बनते हैं। कैसे? देखिए जैसे ये शब्द है, कोई दो शब्द है जिससे मिलकर एक शब्द बनाता है, जो है आपका विद्या धन आलय। ये आपका क्या है? ये दो पद है। क्या है? दो पद है। ये दोनों पद जब मिल जाते हैं तो बना देते हैं आपका विद्यालय। ये दो पदों के मेल से बन गया आपका विद्यालय। ये आपका हो गया प्रथम पद, ये प्रथम पद हो गया और ये द्वितीय पद हो गया। देखिए इसको प्रथम पद और द्वितीय पद भी कहते हैं और पूर्व पद और उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से दो पदों, जब समास पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे पद के बारे में। अब देख लेते हैं समास का अर्थ। मैंने बता दिया, आप इन चार शब्दों से शब्द बनता है। शब्द निर्माण करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए समास का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है और संधि का विच्छेद। तो जब समास हम पढ़ेंगे तो समास हमेशा विग्रह किया जाता है। अब देख लेते हैं समास का परिभाषा। मैंने क्या बताया? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, मतलब थोड़ा छोटा। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थ का प्रकट करना ही समास कहलाता है। अब समास के प्रकार की बात करेंगे। समास के कितने प्रकार हैं देख लेते हैं। ये समास के जो प्रकार हैं, यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। जैसे समास, यदि कोई पूछता है कि समास के कुल कितने प्रकार होते हैं तो आपका आंसर होगा 6, और यहीं पूछ देता है कि समास के मूलतः कितने प्रकार हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि समास कुल 6 प्रकार के होते हैं और मूल्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन से 6 प्रकार हैं और कौन 4 प्रकार हैं उसको हम नाम से जान लेते हैं।
देखते हैं समास के प्रकार। ये हैं आपके प्रकार। मैंने क्या बोला, मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। जो मूलतः होते हैं उसको पहले देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तीसरा है बहुब्रीहि समास। चौथा है द्वंद्व समास। अब इसमें आप कहेंगे आपने बताया 6 भी होता है, 6 कहाँ से होता है, कैसे होता है। अब देखिए ये जो तत्पुरुष समास है, यहाँ पे ये आपके जो 2 समास हैं, पहला कर्मधारय समास और ये दूसरा जो है द्विगु समास। ये 2 जो समास है वो तत्पुरुष के अंग हैं, ये तत्पुरुष के ही अंग हैं। ठीक, तो ऐसे आपके यदि कुल पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के हैं तो आप अब ये 6 बताएंगे। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा हो गया द्विगु समास। ये 6 जो है आपके कुल समास हैं। अब हम एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं, कैसे हम शब्द को देखकर पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है। अब देख लेते हैं, पहला मैंने क्या बताया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अब जो अव्ययी होता क्या है, देखिए ये अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है, जो खर्च ना हो। इसी तरह से इस समास में भी वही है, जैसे पहला पद जो होता है वो मैंने बताया ना कि 2 पदों से शब्द बनते हैं, उसी तरह से जो प्रथम पद होता है इसमें वो अव्यय होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम दूसरे पद को हटा दें और प्रथम पद को रहने दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि दूसरे के बाद हम तीसरा शब्द भी लगा देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये चीज़ हम देख लेते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा आमरण, अब ये आ पहला पद है और मरण दूसरा पद है। ये जो आपका पहला पद है, ये दूसरे पद को यदि हम हटा देते हैं तो पहले पद पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने दूसरे पद को हटाकर मरण के जगह जन्म लिख देते हैं तो क्या कोई परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? कोई परिवर्तन नहीं नजर आ रहा। यदि हम जन्म को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? समास को मैंने क्या बताया, समास को हमेशा विग्रह किया जाता है। अब इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? आजन्म का विग्रह जन्म से लेकर, ठीक। इसी तरह जो मैंने मरण लिखा था वो मृत्यु तक हो जाएगा। इसका किसी भी शब्द को आप खुद विग्रह करके देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। दूसरा शब्द देख लेते हैं इसी तरह का, क्या होगा? जैसे यथा स्थान, यथा स्थान। अब इसमें देखिए यथा प्रथम पद है और स्थान द्वितीय पद है। यदि हम द्वितीय पद को हटा देते हैं, यथा
यथा स्थान का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, स्थान के अनुसार होगा। इसी तरह स्थान को हम हटा देते हैं और समय लिख देते हैं, समय, तो क्या हो जाएगा, यथा समय का विग्रह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, समय के अनुसार। और देख लेते हैं, यथा शीघ्र लिख दीजिए, यथा शीघ्र, ये क्या हो जाएगा, शीघ्रता से। ठीक, इसी तरह किसी भी शब्द को आप विग्रह करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, ये व्यय नहीं होता है। ये दूसरा शब्द देख लेते हैं, जैसे है प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें प्रति पहला पद है और दिन दूसरा पद है। यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर दिन। फिर इसको हम हटा देते हैं, लिख देते हैं प्रतिपल, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर पल। इसी तरह से ऐसे शब्द जब आए तो आप तुरंत समझ लें कि ये अव्ययी भाव समास हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है जो कि कभी खर्चा नहीं होता है, जो खर्च नहीं होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे समास की बात करते हैं, देख लेते हैं आगे। देखते हैं दूसरा जो है आपका तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता, अव्ययी भाव समास में मैंने बताया प्रथम पद प्रधान होता है, इसी तरह अब दूसरे में तत्पुरुष समास में आपका हो जाएगा अंतिम पद प्रधान। मैंने क्या लिखा था, जैसे प्रतिदिन लिखा था, ये मान लीजिए दूसरा कोई शब्द लेते हैं, प्रतिदिन ही ले लेते हैं, प्रतिदिन। मैंने अव्ययी भाव में बताया कि पहला पद प्रधान है और तत्पुरुष में क्या है कि ये द्वितीय पद प्रधान है, द्वितीय पद प्रधान है। द्वितीय पद प्रधान होने के कारण, देखिए पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होने के कारण ही तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें क्या होता है कि तत्पुरुष समास में जो शब्द रहते हैं उसके बीच में कारक चिन्ह छिपे होते हैं। हिंदी विषय में 8 कारक होते हैं, उसमें से कर्ता और संबोधन, ये 2 जो कारक है उसको छोड़कर 6 कारक जो होते हैं वो तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास के शब्द में बीच में छुपे होते हैं। कैसे, शब्द के साथ हम जानेंगे कैसे छिपे होते हैं। मैंने ये तो बताया कि तत्पुरुष में इसके 3 प्रकार थे, पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास और तीसरा द्विगु समास। ये 3 तत्पुरुष के ही अंग हैं। अब देखेंगे शब्द के साथ, जैसे माखन चोर। मैंने क्या बताया, समास में आप क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। अब हम इसको विग्रह करेंगे तो कौन सा कारक चिन्ह छुपा है आप विग्रह करके खुद देखिए। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे माखन को चुराने वाला, यहाँ पे क्या है, आपका को कारक चिन्ह जो है वो इसमें छुपा हुआ है। इसी तरह से और भी शब्द हैं जिसमें कारक शब्द छिपे होते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा रसोई घर, रसोई घर। अब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे के कारक छिपा हुआ है, रसोई के लिए घर। जैसे दूसरा है रोग ग्रस्त, रोग ग्रस्त, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रोग से ग्रस्त। तो देख लीजिए
अब ये जान लीजिए कि ऐसे शब्द जब आते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये तत्पुरुष समास है। जिस शब्द में कोई कारक चिन्ह, 6 कारक चिन्हों में से कोई भी कारक चिन्ह छिपा हुआ हो। 6 में कौन से कारक चिन्ह हैं, कौन से कारक हैं देख लीजिए। कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध आदि, ये 6 जो कारक हैं आपके तत्पुरुष समास में आएंगे। जो शब्द आपको मिलेंगे उस शब्द में कहीं ना कहीं ये 6 कारक के अंग छुपे होंगे। जैसे रसोई घर मैंने लिखा है, अब इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर। रोगग्रस्त मैंने लिखा, रोग से ग्रस्त से कारक छिपा हुआ है। इसी तरह से जो शब्द आएंगे उसमें कारक चिन्ह छिपा होगा। तो ऐसे शब्द जहां आए आप तुरंत समझ लीजिए कि ये तत्पुरुष समास है। अब हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास। अब देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें ना प्रथम पद प्रधान होगा ना द्वितीय पद प्रधान होगा। यहाँ पे कोई तीसरा प्रधान होगा। कैसे, प्रथम पद भी नहीं होगा, द्वितीय पद भी नहीं होगा, यहाँ पे तीसरा होगा। कैसे, देखिए जैसे मैंने लिखा लंबोदर, चतुरानन हो गए, नीलांबर हो गए, नीलकंठ हो गए। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे लंबोदर का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, लंबा जिसका उदर हो, मतलब उदर का मतलब क्या होता है, पेट। लंबा जिसका उदर हो उसे वो लंबोदर है। इनका अर्थ हो जाएगा, लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। चतुरानन है, 4 जिसके आनन हैं, 4 जिसके आनन हैं, ये हम कहते हैं ब्रह्मा जी को। फिर है नीलांबर, नीला जिसका अंबर हो, ये कृष्ण जी को कहते हैं। उसी तरह है नीलकंठ, नीला जिसका कंठ हो, ये किसको कहते हैं, शंकर भगवान को कहते हैं। ऐसे ज़्यादातर देवी देवताओं का नाम आता है। ऐसा शब्द जहाँ आए जिसका अर्थ कोई और प्रकट करता हो, चतुरानन का 4 जिसका आनन हो, आनन मतलब सर, 4 जिसका आनन हो, ये ब्रह्मा जी को कहते हैं। नीलांबर, नीला जिसका अंबर हो, वो कृष्ण जी को कहते हैं। और नीलकंठ, नीलकंठ जिसका नीला कंठक हो, उसे शंकर भगवान कहते हैं। ऐसे शब्द जहाँ पे आए वो आपके बहुब्रीहि समास हैं। तो आगे देख लेते हैं द्वंद्व समास के बारे में। अब ये आपका बहुब्रीहि समास खत्म हो गया। अब देख लेते हैं द्वंद्व समास के बारे में। ये चौथा है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अब दोनों पद प्रधान होंगे। समास में क्या होता है, कभी प्रथम पद प्रधान होगा, कभी द्वितीय पद प्रधान होगा, कभी दोनों प्रधान होगा, कभी दोनों नहीं प्रधान होगा। ऐसे समास जो हैं ऐसे कई बार आते हैं। अब देख लेते हैं द्वंद्व समास में क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान है। कैसे, देखिए इस समास में बीच में योजक चिन्ह लगे रहते हैं और छिपा रहता है। जैसे देख लेते हैं क्या, जैसे आपका है माता पिता, भाई बहन, अन्न जल। देखिए इसमें क्या है, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, यहाँ पे और छिपा हुआ है। अभी इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा,
माता और पिता, माता और पिता हो जाएगा भाई और बहन, तीसरा अन्न और जल। ऐसे बीच में जब योजक चिन्ह लगा हो तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये द्वंद्व समास है, इसमें और छिपा हुआ है। इसका हम विग्रह करते हैं तो और के साथ विग्रह करेंगे। जैसे ये योजक चिन्ह के जगह पे हम और लिख देंगे, माता और पिता, यही तो दर्शाया जा रहा है योजक चिन्ह के द्वारा। भाई और बहन, अन्न और जल। इसी तरह से ये आपके हैं ऐसे शब्द जहाँ पे योजक चिन्ह के साथ आए वो आपका द्वंद्व समास है। अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास का। देखिए अब इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास जो है इसमें प्रथम पद विशेषता बताता है। प्रथम पद विशेषता बताता है कैसे? जैसे मैंने लिखा आम, अमरूद, टोपी। ठीक, अब इसमें विशेषता कैसे? अब इसके आगे हम लिख दें पका, क्या हो जाएगा? आम की विशेषता क्या हो जाएगी? आम पका है। अमरूद हरा लिख दें तो इसकी विशेषता हो जाएगा हरा। टोपी नीला लिख दें। इस तरह से जब पहला पद विशेषता बताए ऐसे शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। ऐसे शब्द जहां आए उसको आप समझ जाइए ये कर्मधारय समास है। अब आगे बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास में क्या होता है कि उसमें पहला पद जो होता है वो संख्या बोधक होता है। क्या होता है? संख्या बोधक। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्या बोधक होता है। कैसे? चौराहा, तिराहा, पंचफल, त्रिनेत्र। ये क्या है? विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा? जहां आए। अब इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चार राह। ये चौराहा का मतलब हो जाएगा आपका चार, राह का मतलब हो जाएगा राह। तो ये ऐसे दोनों विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चार राह। फिर इसी तरह तिराहा है, तीन राह, जहाँ पे तीन रास्ते निकलते हों, यहाँ पे चार राह निकल रहे हैं। फिर पंचफल, पांच फलों की बात कर रहा, पांच संख्या बता रहा पहले। पंचफल, पंचमेवा, पांच मेवे की बात कर रहा है। इसी तरह जिस शब्द में संख्या बोधक हो वो आपका द्विगु समास है। ऐसे शब्द जब आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि द्विगु समास है। ठीक है। अब आज का टॉपिक आपका समास का टॉपिक जो था 6 था, मैंने 6 विस्तार से बता दिया। तो आज का टॉपिक बस आज इतना ही। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। हमारी वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए बाय, आज के लिए बाय। फिर मिलेंगे कल आप लोगों के सामने।